नमस्कार बच्चों। आज हम हिस्ट्री चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन दबा दें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बेटा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन, समझते हुए हम क्वेश्चन देखेंगे और इसे नोट डाउन कर लें और समझ के याद करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति। इसमें मेनली हमें रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ, रूसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। आंसर चलिए देखते हैं। बेटा आपको ये याद रखना है कि रूसी क्रांति के समय रूस का जो राजा था, रूस का जो शासक था वो जार था। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में और इसके शासन ये बहुत ही निरंकुश शासक था जार, और इसी के कारण रूस की क्रांति हुई थी। इसकी निरंकुशता के कारण जनता इसके खिलाफ हो गई और फिर रूस की क्रांति हुई थी। तो हम देखते हैं कि रूस की 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। जार ने पहले 2 ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और फिर संसद को रूढ़िवादियों से भर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार ने ड्यूमा से परामर्श किए बिना निर्णय लिए। युद्ध में रूसी सैनिकों के बड़े पैमाने पर नुकसान ने लोगों को जार से अलग कर दिया। पीछे हटने वाली रूसी सेनाओं द्वारा फसलों और इमारतों को जलाने से रूस में भोजन की भारी कमी हो गई। इन सभी के कारण 1917 में जारशाही निरंकुशता का पतन हो गया। क्या है बेटा, जार ने पहले 2 ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। ड्यूमा क्या होता है? ड्यूमा रूस के संसद को ड्यूमा कहा गया है, रूस के संसद को ही ड्यूमा कहते हैं। तो उसने 2 ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था, यानी कि उसे इनवैलिड कर दिया कि ये किसी लायक ही नहीं है ड्यूमा। और जो भी उसे मतलब जो भी उन्हें काम करना होता था वो अपनी मर्जी से करते थे, किसी भी संसद से वो परामर्श नहीं लेते थे। और संसद में क्या किया, रूढ़िवादियों से भर दिया। रूढ़िवादी कौन होते हैं? जो पुरानी विचारधाराओं के बेस पे चलते हैं, जो पुरानी विचारधाराओं का सम्मान करते हैं और पुरानी विचारधाराओं पे ही चलते हैं, उन्हें हम रूढ़िवादी कहते हैं। यही कारण था कि जार के शासन का अंत हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समाजवादी विचारधारा की कोई 3 विशेषताएं बताइए। यानी कि समाजवादी जो विचारधारा होती है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला है संसाधनों का सरकार पे नियंत्रण, संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल, पूंजीवाद का विरोध, निजी संपत्ति का विरोध। तो समाजवादी विचारधारा की 3 विशेषताएं क्या थी? मैं 4 विशेषताएं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। क्या विशेषताएं थी? संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, यानी कि जितने भी संसाधन हमारे देश में हैं उस पे किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक समानता, लोगों में समानता होनी चाहिए, सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की समानता होनी चाहिए। पूंजीवाद का विरोध, पूंजीवाद का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हों और कुछ गरीब हों, तो वो पूंजीवाद का विरोध करते थे। अगर पूंजीवाद का विरोध होगा, पूंजीवादी नहीं होंगे, तभी सामाजिक और आर्थिक समानता बन पाएगी। चौथा है निजी संपत्ति का विरोध, यानी कि समाजवादी निजी संपत्ति नहीं चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, वो संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण चाहते थे, है ना। संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, तो संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि निजी संपत्ति किसी के पास ज़्यादा जमा हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कार्ल मार्क्स कौन था? पूंजीवाद के बारे में उनके क्या विचार थे? कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजवाद के जनक थे। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है कि कार्ल मार्क्स कौन था। तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री तथा समाजवाद के जनक थे। पूंजीवाद में इनके क्या विचार थे, चलिए देखते हैं। पूंजीवाद के बारे में उनके विचार इस प्रकार थे। पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है, पूंजीवाद आर्थिक असमानता का कारण है, पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष में जीत मजदूर की होगी। क्या थे कार्ल मार्क्स के विचार पूंजीवाद के लिए? कि पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है,
सच्चाई भी है कि अगर कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो जो मजदूर वर्ग हैं उनका शोषण होगा ही। पूंजीवाद आर्थिक असमानता का कारण है। ये भी सही है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा और किसी के पास पैसे कम हो तो वो आर्थिक असमानता का तो कारण है। पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष में जीत मजदूर वर्ग की होगी। कार्ल मार्क्स का मानना था कि अगर पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष होता है तो जीत हमेशा ही मजदूर वर्ग की ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदारवाद, रूढ़िवाद और रेडिकल विचारधारा क्या थी। बेटा जो मैं क्वेश्चंस आपको भेज रही हूँ, दे रही हूँ, ये आप पीछे के क्वेश्चन देख लो एक बार सर्च करके। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लें, ज़रूर नोट डाउन कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन 4, उदारवाद, रूढ़िवाद तथा रेडिकल विचारधारा क्या थी। उदारवाद, उदारवादी एक विचारधारा है। याद रखिएगा ये कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि ये विचारधारा है। उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकलवादी ये विचारधारा है, लोगों की जो विचार होते हैं। उदारवाद क्या थे। उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले हुए हैं। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, सभी धर्मों का आदर सम्मान करते थे। क्या थे। उदारवाद एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिला है। मतलब कि वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे उदारवादी, और सभी व्यक्ति को समान मानते थे। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वो बस क्या चाहते थे कि सभी व्यक्ति को अधिकार मिले, सभी को समान मानते थे। उदारवादी और सभी के लिए उदार भावना रखते थे। ये तो उदारवादी है। अब है रूढ़िवादी। रूढ़िवादियों का क्या है। उदारवादियों और परिवर्तनवादियों का विरोध करते थे। अतीत का सम्मान, बदलाव की प्रक्रिया धीमी। रूढ़िवादी क्या होते बेटा, जो पुरानी विचारधाराओं को पकड़ कर रखते हैं, जो बदलाव नहीं चाहते या बहुत धीमी बदलाव चाहते हैं। बहुत सारी पुरानी विचारधाराएं जो गलत हैं, सही हैं, जो भी हैं, उन्हें वो चाहते हैं कि वही विचारधाराएं चलती रहे, उसमें बदलाव ना हो। उन्हीं चीज़ों को वो पकड़ के रखते हैं। इसी के लिए कहते हैं कि अतीत का सम्मान करते हैं। अतीत का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अतीत से हमें बहुत सीख मिलती है, लेकिन अगर कुछ बदलाव से अच्छा हो तो वो बदलाव भी हमें करना चाहिए। क्या है। रूढ़िवादियों में उदारवादियों और परिवर्तनवादियों का विरोध करते थे, अतीत का सम्मान करते थे, बदलाव की प्रक्रिया धीमी थी, बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी रखते थे। अब है रेडिकलवादी। रेडिकलवादी को ही अमूल परिवर्तनवादी भी कहा गया। ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि अमूल परिवर्तनवादी क्या है, तो रेडिकलवादी को भी कहा गया है। ऐसी विचारधारा जो क्रांतिकारी रूप से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहता है। रेडिकलवादी क्या थे। वो क्रांतिकारी रूप से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहता था। रेडिकलवादी क्या चाहते थे कि कोई भी परिवर्तन अचानक से हो, तुरंत ही परिवर्तन हो। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा पढ़ने में वीक है, कमज़ोर है, और मतलब बहुत ही वीक हो वो पढ़ने में, जिसे लिखना भी नहीं आ रहा हो। 8th या 9th का बच्चा जिसे लिखना भी नहीं आ रहा हो, और वो बच्चा अचानक से चाह रहा हो कि मैं एग्ज़ाम दूँ 1 महीने में ही और मैं टॉप कर जाऊँ क्लास में। 1 महीने भी नहीं, मतलब 2 दिन पढूं और मैं क्लास में टॉप कर जाऊं। ऐसे थे रेडिकलवादी। मतलब कि वो क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन चाहते थे। मतलब ऐसा चाहते थे कि बस अभी हो जाए, जो होना हो तुरंत ही हो जाए। तो ये संभव नहीं है कि हम 2 दिन, जिस बच्चे को पढ़ना लिखना भी नहीं आता वो 2 दिन में क्लास में टॉप करेंगे। हाँ, अगर मेहनत करें तो वो 1-2 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट ज़रूर ला सकते हैं, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, जिन्हें लिखना भी नहीं आता हो, ऐसी विचारधारा, मतलब इतना पढ़ना भी नहीं आता हो, वो बच्चा भी क्लास में टॉप कर सकता है अगर वो बहुत अच्छे से मेहनत करे तो। लेकिन 2 या 3 दिन में ऐसा नहीं हो सकता। तो रेडिकलवादी क्या थे, वो ऐसे ही थे कि उनका क्या मानना था कि क्रांतिकारी तरीके से कुछ हो जाए, मतलब अभी हम चाह रहे हैं और अभी हम कर लें, तो ये संभव नहीं है। ऐसे थे आपके रेडिकलवादी। बेटा ये जो क्वेश्चन है, उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकलवादी, ये अलग अलग भी आता है 3 नंबर में, 2 नंबर में, ऐसे कि उदारवादी कौन थे, रूढ़िवादी कौन थे, रेडिकलवादी कौन थे। मैंने तीनों को एक ही क्वेश्चन में लिया है, तो आप इसको जरूर याद कर लें। अलग अलग नहीं, एक साथ याद करें और जैसे भी क्वेश्चन है आप लिख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, खूनी रविवार की घटना क्या थी। ये भी रूस से ही संबंधित है। 22 जनवरी 1905 रविवार के दिन मजदूरों के एक समूह जार निकोलस को अपना मांग पत्र देने जा रहा था। पुलिस ने उन मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिससे 100 से अधिक मजदूर मारे गए। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
क्या था बेटा? खूनी रविवार। रविवार यानी कि रविवार को ये घटना हुई होगी, संडे को हुई होगी। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी। इसमें क्या था? बहुत सारे मजदूर जार निकोलस, जार के बारे में पीछे ही बता चुकी हैं, बहुत ही निरंकुश शासक था, को अपना मांग पत्र देने जा रहे थे। पुलिस ने उन मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिससे 100 से अधिक मजदूर मारे गए। इसी घटना को खूनी रविवार की घटना कही जाती है और इस कारण भी 1905 में भी रूस में क्रांति हुई थी। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? लेनिन अप्रैल थीसिस का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। अप्रैल थीसिस का मतलब था कि लेनिन की मांगे, सरकार से उसकी मांग, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो सरकार मतलब जो कोई भी उम्मीदवार हमारे सामने वोट मांगने आते हैं तो वो अपने कुछ बातें रखते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो वो थी अप्रैल थीसिस। तो लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? पहला क्या था? बैंकों तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जमीन किसानों को सौंप दी जाए, युद्ध समाप्त किया जाए। क्या थी? बैंकों तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि किसी वो प्राइवेट ना हो बल्कि राष्ट्रीयकरण किया जाए, सरकार के अधीन हो, जमीन किसानों को सौंप दी जाए। जो जमीन सरकार के अधीन थी, वो जो किसान की जमीन है किसान को सौंप दी जाए, युद्ध समाप्त किया जाए। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की बहुत ज़्यादा मतलब उनकी हालत खराब हो गई थी, तो युद्ध समाप्त करना भी अप्रैल थीसिस की मांग थी, लेनिन की मांग थी अप्रैल थीसिस में। अब है रूस की क्रांति के क्या कारण थे? बेटा ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आता है, मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं इसमें, और इस पॉइंट में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1-2 इसमें लाइन आप लिख सकते हैं, जो मैं आपको भी समझा दूंगी। रूसी क्रांति के क्या कारण थे? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसके कारण इस प्रकार थे। पहला क्या था? जार की अयोग्यता। रूसी क्रांति के समय जार था रूस का शासक, और बहुत ही अयोग्य शासक था और बहुत ही निरंकुश शासक था। उसका शासन बिल्कुल भी जनता को पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी अयोग्यता थी, क्योंकि वो जनता को खुश नहीं रख सकता था और अपने बारे में सोचता था। निरंकुश शासन, जार बहुत ही निरंकुश शासक था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने फायदे के लिए वो किसी को भी कुछ भी कर सकता था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हो गई थी। बेटा ये जो पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, ये 1900 मतलब कि रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण था, कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हो गई थी, जिस कारण कि सैनिक बहुत ही नाराज थे और सैनिकों की हालत बहुत दयनीय हो गई थी, जिस कारण वहाँ पे क्रांति हुई थी। सैनिकों का विरोध, सैनिक बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे जार का, क्योंकि सैनिकों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और हार के कारण जब सैनिक वापस आए थे तो उन्होंने, आप पीछे के क्वेश्चन में देख चुके होंगे, वहाँ पे फसलों को जलाना शुरू कर दिया था, घरों में आग लगाने शुरू कर दिए थे, बहुत ज़्यादा विरोध किया था सैनिकों ने। बेरोजगारी, रूस में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई थी उस समय, क्योंकि जार सिर्फ अपने बारे में सोचता था और साम्राज्यवाद के बारे में सोचता था, अपने जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। किसान वर्ग की दयनीय हालत, किसानों की ज़मीनें जार हड़प चुका था, अपने अंदर कर चुका था किसान की ज़मीनें, इसलिए वहाँ की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। मजदूर वर्ग की दयनीय हालत, मजदूर वर्ग की भी हालत बहुत दयनीय थी। पूंजीवाद के कारण क्या हुआ था? जो पैसे थे वो पूंजीपतियों के हाथ में थे। मजदूरों की जो काम करने के घंटे थे वो 13 से 14 घंटे वो काम करवाते थे, और जो काम करने का तरीका था बहुत ही मतलब क्रूर तरीके से उनसे काम करवाया जाता था, और इस कारण उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो है रूसी क्रांति के कारण। अगर 5 नंबर में आता है, आप इसके बारे में 1-2 और इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मजदूर वर्ग की दयनीय हालत, तो इसमें लिख सकते हैं कि मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी, उनसे 13 से 14 घंटे काम करवाए जाते थे, उनके वेतन भी उन्हें कम दिए जाते थे। इस तरह आप इसे लंबा भी कर सकते हैं, मतलब 1-2 लाइन में 1-1 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये थी रूसी क्रांति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस में क्या क्या परिवर्तन हुए, मतलब क्रांति के बाद रूस में क्या परिवर्तन हुए थे वो देखते हैं। निरंकुश शासन का अंत, जार के शासन का अंत हो गया, तो निरंकुश शासन का अंत हो गया। समाजवादी सरकार की स्थापना, समाजवादी सरकार की स्थापना हुई जो समाज के बारे में सोचते थे और लोगों के बारे में, लोगों के लिए अच्छा सोचते थे। संसाधनों का राष्ट्रीयकरण, जो संसाधन था उसका राष्ट्रीयकरण हो गया, किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई भी संसाधन नहीं था। चर्च की शक्ति का अंत, चर्च की शक्ति का अंत कर दिया गया, क्योंकि इस चर्च के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और वो भी जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। एक दलीय प्रणाली, वहाँ पे एक दलीय प्रणाली की व्यवस्था की गई रूस में। चलिए अब हम कुछ MCQ देख लेते हैं।
जो इम्पोर्टेंट MCQ हो, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं 5 से 6 साल के बीच, वो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, वैसे MCQ हैं ये। पहला है 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? कौन था? जार निकोलस। बेटा MCQ और भी आप जो मैंने अभी क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस किए उसके बीच में मैं MCQ आपको बताती रही हूँ, तो वो भी आप नोट कर लें। वो मैंने अलग से नहीं लिखा है क्योंकि उस पर मैं बताती गई हूँ आपको। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। रूसी संसद ड्यूमा का गठन कब किया गया? 1905 में। खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? 1905 की रूसी क्रांति से। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? रूस की प्रथम विश्व युद्ध में हार। साम्यवादी समाज का विचार किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। कूलक तथा कोल खोज से आप क्या समझते हैं? बेटा ये जो क्वेश्चन है अलग अलग भी आता है कि कूलक क्या है और कोल खोज क्या है। ये अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, आप चाहें तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, मैंने एक साथ लिखा है। कूलक और कोल खोज से आप क्या समझते हैं? सोवियत रूस के धनी किसानों को कूलक कहा जाता है। कूलक का आंसर यहाँ तक हो जाएगा कि सोवियत रूस के धनी किसानों को कोलक कहा जाता है। कोल खोज क्या है? रूस में सामूहिक खेतों को कोल खोज कहा जाता था। रूस में जो खेत थे उसे सामूहिक कर दिया गया था, एक साथ कर दिया गया था, उसे ही कोल खोज कहा जाता था। तो बेटे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ, इसे आप ज़रूर देखें, समझें और इसे याद करने की कोशिश करें। लिखिए, लिख के याद करिए, सुन के याद करिए। सुन के चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है। ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि सुन के चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है, तो आप सुनिए ज़रूरी से और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो को अगर सब्सक्राइब करेंगे आप तभी आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, इसे नोट कर लें अपनी कॉपी में, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आंसर रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति के। ये क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लें, लिख लें। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से याद करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।